So, very good morning to students, and we will continue our GST lecture. थर्ड चैप्टर हमारा शुरू था और कल का जो लेक्चर था उसमें हमने रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी उस पर डिस्कशन करना शुरू किया था। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में 3 पॉइंट्स आते हैं जो कल के इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कहा था कि पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऐसे 3 अलग अलग टाइप्स आते हैं। किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए और किन लोगों को कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। बिना उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कंपलसरीली उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो उसमें से हमारा सेक्शन 23 चल रहा था, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं। पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब ऐसे लोग जिनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है जीएसटी के अंदर। तो कल हमने डिस्कस किया था, इसमें 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। पहले पॉइंट में कौन से लोग आते हैं? ऐसे लोग जिनका जो बिजनेस है, जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो भी उनका बिजनेस है, वो जीएसटी के डेफिनेशन में ही नहीं आता, या तो फिर जीएसटी में पूरी तरह उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। ऐसे जो बिजनेसेस हो गए उनको हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उनको लेने की जरूरत नहीं होती। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, 2-3 बिजनेसेस भी दिखाए थे, जैसे एक वाइन शॉप का बिजनेस था, या कोई ट्रस्ट है जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे एजुकेशनल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। ऐसे कुछ बिजनेसेस या सर्विसेज जो होते हैं जिन पे कोई भी टाइप का जो हम कहते हैं जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी के डेफिनेशन के लिए अंदर ही नहीं आते, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में, पहला पॉइंट लिखेंगे बिजनेसेस प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज which do not fall under GST or are exempted from GST। ऐसे बिजनेसेस जो कोई भी एक तो गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो, जो भी प्रोवाइड करते हैं, जो जीएसटी के अंदर नहीं आते या तो फिर पूरी तरह जीएसटी के से एग्जेम्प्ट है। जैसे कि कल हमने एग्जांपल लिए थे, फॉर एग्जांपल वाइन शॉप, देन पेट्रोल, डीजल या जो दूसरी नेचुरल गैस वगैरह सीएनजी वगैरह होता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम इस कैटेगरी के अंदर कहेंगे बिजनेसेस प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसेस प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज which do not fall under GST or are exempted from GST। सेकेंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था? एन एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट who supplies produce out of the land cultivated by him। सेकेंड पॉइंट क्या था? एग्रीकल्चरिस्ट। तो लिख लेते एग्रीकल्चरिस्ट। प्रोवाइडेड ही सप्लाइज व्हाट? क्या सप्लाई करता है? ही सप्लाइज प्रोड्यूस आउट ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड बाय हिम। प्रोड्यूस आउट of the land cultivated by him मतलब कोई फार्मिंग का एक्टिविटी करके अगर कोई प्रोड्यूस तैयार करता है, जैसे कि व्हीट, राइस वगैरह, पल्सेस वगैरह की खेती करता है कोई फार्मर, और वो खेती का जो प्रोड्यूस होता है उसको जाके मार्केट में वो जब बेचता है तो उसको जीएसटी नहीं लगता, उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैसे ही एग्रीकल्चरिस्ट अलाउड है। एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ वैसे ही एग्रीकल्चरिस्ट जो खुद कोई चीज को जमीन से कल्टीवेट करते हैं वैसे ही। एग्रीकल्चरिस्ट में बहुत सारे दूसरे भी आते हैं, हमने कल डिस्कस किए थे, जैसे कि यहाँ पे फार्मर जो होगा उसे हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट कहेंगे, लेकिन डेयरी फार्मिंग हो गया या फिशरी हो गई
या पोल्ट्री हो गई। ओके, ये सब पता है ना क्या होता है, ये सब फार्मिंग की ही एलाइड एक्टिविटीज है। जनरली जो फार्मर होता है वो इनमें से कोई ना कोई एलाइड एक्टिविटीज करेगा। लेकिन डेयरी फार्मिंग या फिशरीज या पोल्ट्री जो भी है, इट विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब अगर कोई किसान है और उसका पोल्ट्री का बिजनेस है और उसका टर्नओवर जो है वो ग्रेटर देन 40 लाख है, तो फिर उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहता है। ओके, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट के डेफिनेशन में सिर्फ फार्मर आता है जो लैंड का कल्टीवेशन करके प्रोड्यूस को बेचता है। इज दिस क्लियर? सेकंड पॉइंट था हमारा। नाउ नेक्स्ट, यहां तक हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल एडवोकेट्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स, ये स्पेशल पॉइंट है। कोई भी वकील अगर रहा, ओके, कोई भी वकील अगर रहा जिसकी आप सर्विसेज लेते हो, तो जो कोई दूसरे प्रोफेशनल्स हो गए वो उनकी सर्विसेज पे आपसे सर्विस टैक्स, या अभी सर्विस टैक्स नहीं, अभी जीएसटी वसूलते हैं। लेकिन लॉयर्स जो होते हैं, ओके, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनको उनके सर्विसेज पे कोई भी तरीके का जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अभी आप कहोगे सर लॉयर के साथ इतना क्या ज्यादा प्रेम है। तो सपोज कोई कंपनी है, अभी लॉयर का जो जीएसटी है या लॉयर का, सपोज जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई कंपनी है जो किसी लॉयर की सर्विसेज लेती है। ओके, कोई केस चल रहा है कंपनी पे और लॉयर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो भी कंपनी लॉयर को फीस देगी, इस पे लॉयर जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। ओके, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो कंपनी रहती है वो वैसे भी अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है उस पर जीएसटी वसूलती ही है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया है कि जो लॉयर्स हो गए, चाहे वो इंडिविजुअल लॉयर्स हो या सीनियर एडवोकेट्स हो या किसी कंपनी या किसी फर्म के लिए काम करते हो या इंडिविजुअली काम करते हो, कोर्ट में केसेस करते हो, उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक सिंपल पॉइंट सिर्फ याद रखो, लॉयर्स जो होते हैं उनको जीएसटी नहीं लगता, वकीलों को जीएसटी नहीं लगता। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये लॉयर्स और एडवोकेट्स। ओके, इनको जीएसटी नहीं लगता। अब ठीक है, ये तो सिंपल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आखिरी के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला देखिए, अ पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लेस देन 40 lakhs, ओके, 20 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग अभी पेज 42 पर है। पेज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स डिस्कस किए। लेट मी शो यू। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी के बाद में है वो 13 पेज पे है सर। कौन सा है? 13 नंबर के। यस, लेट मी सी। यस, ये जो अलग अलग टाइप के जीएसटीज है, इसमें कहीं ना कहीं स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा। एक मिनट मुझे ढूंढने दो। यस, ये रहा सप्लाई, ये यूटी जीएसटी है। ये तो नहीं, यहाँ पे कहाँ है बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का है? पेजेस के आगे सर, हाँ, पेज नंबर 13, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के उसके सेकंड पॉइंट में। लेट मी सी। अभी तो हम लोग 11-12वें पेज पर है। मेरे पास फिजिकल बुक नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे ढूंढने में। यहाँ पे बुक का 13th पेज की, अच्छा बुक का 13th पेज कह रहे हो आप? हाँ, बुक का। ये डिफरेंस है। यहाँ पे मैं पीडीएफ में 13th पेज देख रहा हूँ। यस, ये रहा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन से आते हैं? पुडुचेरी आता है, मेघालय आता है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
ओके, कितने स्टेट से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, ये जो 9 स्टेट्स है इनको हम कहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ओके, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो टर्नओवर का लिमिट होता है जीएसटी का वो कम होता है। 20 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बाकी सब जगह पे 40 लाख का केस होता है। तो अभी हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हमारा, persons engaged in supply of services and having the aggregate turnover of less than 40 lakh or less than 20 lakhs in financial year। okay, तो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से इसको पढ़ो। पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, सिर्फ सर्विसेज के लिए ये बेनिफिट है कि अगर आप कोई पर्सन हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर पर्सन हो, और आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो और साल भर में वो सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो उसमें आपको 40 लाख रुपए से कम का इनकम होता है, 40 लाख रुपीज से कम का इनकम होता है, या तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो 20 लाख से कम का अगर इनकम होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। However, the above exemption is not applicable to the person engaged in supplies under section 9(5). ये 9(5) क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसके लिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, देखो मैं बार बार सर्विस प्रोवाइडर पे क्यों जोर दे रहा हूँ, अगले पॉइंट में ये क्लियर होगा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो 40 लाख तक अगर उसका टर्नओवर है, 40 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर अगर नहीं जाता तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अगेन देखो यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, अगेन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ऊपर भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज अगर आप इंटरस्टेट भी सप्लाई करो या इंट्रास्टेट भी सप्लाई करो, 40 लाख से अगर कम है आपका टर्नओवर तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा यहां पे मैं एक ध्यान से समझाता हूं आपको। एक होते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, एक होते हैं गुड्स और एक होते हैं सर्विसेज। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं कौन से लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुड्स बेचते हो और आपका टर्नओवर मोर देन 40 लाख है, ओके, या स्पेशल कैटेगरी में 20, अगर आपका टर्नओवर मोर देन 40 लाख है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गुड्स बेचते हो और आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है या 20 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरीज में, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की कंपलसरी करवाना पड़ेगा क्या? नो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? गुड्स के लिए ये पॉइंट समझ में आ रहा है। 40 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 40 लाख के नीचे टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दिस केस होल्ड्स ट्रू फॉर गुड्स। इज दिस क्लियर? अब सर्विसेज के लिए रूल क्या है कि सर्विसेज, अच्छा इसमें एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, ओके, लेकिन आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? कोई कह पाएगा मुझे इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे। करेक्ट, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सप्लाई करते हो, भले ही आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपलसरीली। ये समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपको अभी तीसरा पॉइंट समझ में आया? अगर आप, यस सर, हाँ, अगर आप 1000 रुपए का भी इंटरस्टेट सेल कर लेते हो पूरे साल में, स्टिल आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हो। लेकिन सर्विसेज के लिए सिर्फ ये दो ही रूल है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है
ओके, तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, ओके, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो लेकिन आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो सर्विसेज के केस में, ओके, सिर्फ सर्विसेज के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ रहा है गुड्स और सर्विसेज के लिए? यस सर। पक्का? देखो, गुड्स के लिए थोड़ा सा भी इंटरस्टेट सेल किया, भले ही आपका टर्नओवर 40 लाख के कम है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा 40 लाख से रजिस्ट्रेशन कम, टर्नओवर कम है तो मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करूं। लेकिन सर्विसेज को छूट है। सर्विसेज अगर आप इंटरस्टेट भी करते हो, लेकिन अगर वो 40 लाख से कम सर्विसेज है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ सर्विसेज सेक्शन 9(5) की सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। ये 9(5) की सर्विसेज क्या है? ई कॉमर्स वाली। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अगले जो पॉइंट है उसी में पढ़ेंगे। ओके, ई कॉमर्स की सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ई कॉमर्स की सर्विसेज को छोड़ के कोई भी दूसरी सर्विसेज अगर आप देते हो, 40 लाख से अगर कम है आपका टर्नओवर, तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। सर। यस सर बोलो ना। सर, अगर इंटरचेज हुआ तो? परचेस किया हमने तो भी क्या इंटरस्टेट परचेस चलता है। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तब जितने भी बिजनेसमैन थे उनको ये क्वेश्चन बहुत सताया था कि भाई इंटरस्टेट सेल भी या सिर्फ परचेज भी। सपोज कोई छोटा व्यापारी है जो इस कैटेगरी के अंदर आता है, 40 लाख के अंदर उसका टर्नओवर है, ओके, और वो महाराष्ट्र में रहता है। वो अगर दिल्ली से कोई चीज परचेस करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो दिल्ली को कोई चीज बेचता है, ओके, सिर्फ इंटरस्टेट सेल नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? इंटरस्टेट सेल नहीं होना चाहिए। आप परचेस कहीं से भी कर सकते हो, ओके, लेकिन इंटरस्टेट सेल अगर आपका हो रहा है तो आपको फिर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। समझा बेटा? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट यहाँ पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको ये बात भी एक्सप्लेन करने ही वाला था कि परचेसेस के इसमें क्या, तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जितने भी जब जीएसटी शुरू हुआ था तब बहुत सारे बिजनेसमैन को ये क्वेश्चन आया था और उस पर यही क्लैरिफिकेशन था कि सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सेल नहीं होने चाहिए, परचेस आप कर सकते हो कहीं से। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना ये छोटे डायग्राम में, दिस इज द पॉइंट नंबर 3, 4 ऑफ द सेक्शन 23। ओके, सेक्शन 23 ये पढ़ रहे हैं ना हम लोग कि किसने रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसका ये 2 पॉइंट है कि सर्विस प्रोवाइडर को का अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ and total tax on such supplies is required to be paid by recipient of goods under reverse charge mechanism। तो इसको, इस पॉइंट को आप अवॉइड करो। ओके, ये बुक में मैंने दिया है क्योंकि ये आपको जीएसटी एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स पे अभी किसी भी प्रकार का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पूरी तरह बंद है। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वो पूरा सिस्टम को इन प्लेस लाने को और बहुत समय लगेगा। तो यू जस्ट अवॉइड दिस पॉइंट। ये आपको एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछा जाएगा और ये अननेसेसरी फिर इसको पढ़ के कोई मतलब नहीं। ओके, तो किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट आई होप सभी का क्लियर है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कौन से लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए? नो डाउट्स जी। ओके, सो लेट अस। कम है और इंटरस्टेट सेल भी नहीं है। यस बेटा, आपका आवाज कट हुआ था थोड़ा सा।
कुछ बोलना था बेटा आपको? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो पढ़ने वाले हैं हम लोग कि ठीक है, अभी किसने रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए ये तो हो गया, अब किसने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ओके, तो रजिस्ट्रेशन किसने करना चाहिए, ये दो कैटेगरीज में हम लोग इसको फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि किसने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ओके, लेट मी मेक अ हेडिंग, रजिस्ट्रेशन। एक किसी का कोई चैट विंडो में क्वेश्चन है, लेट मी सी। यस, ई कॉमर्स सर्विस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है क्या? यस श्रुति, आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आपका क्वेश्चन का जवाब जो है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब रजिस्ट्रेशन किसने करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, वन इज हु कैन रजिस्टर, कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है हु हैज टू रजिस्टर। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस को आप अगर पढ़ते हो ना, तो हु कैन रजिस्टर और हु हैज टू रजिस्टर में ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा ऐसा है कि भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन या वो जो हम कहते हैं वो कंडीशंस अगर आप मीट करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ओके, तो नोट्स में ना जाते हुए, नोट्स में तो है ही ये चीज लिखी हुई। ओके, नोट्स में ना जाते हुए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। ये जो दो पॉइंट्स, पहले जो दो पॉइंट्स है वो इसके अंदर आते हैं, हु कैन रजिस्टर, और उसके बाद के जो पॉइंट्स आते हैं वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं सेक्शन 24 में। इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे नीचे फिर से और डिटेल में मैंने फिर से डिस्कस किया है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो आएगा ये आएगा सेक्शन 22 और ये रहेगा सेक्शन 24। ओके, नाउ हु कैन रजिस्टर, कौन रजिस्टर करेगा, कौन रजिस्टर कर सकता है? तो कोई भी पर्सन, ओके, जो गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दोनों चीजें, एक तो गुड्स या तो सर्विसेज या दोनों चीजें अगर आप सप्लाई कर रहे हो एंड योर टर्नओवर, ओके, आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, कितनों को एक्सीड करता है बताओ मुझे, किसको एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कितने अमाउंट को एक्सीड करता है? 40 लाख। 40 लाख, करेक्ट। ओके, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या है? 20 लाख। ठीक है, मतलब ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर पिछले साल में 40 लाख को एक्सीड किया है, या इस साल उन्हें अगर लगता है कि हमारे बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाने वाला है, तो वो लोग रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, दे हैव टू रजिस्टर, दे विल रजिस्टर अंडर द जीएसटी एक्ट। ओके, सेकंड जो पॉइंट है, every person who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under existing law shall be deemed to be registered or under this act with effect from the appointed day। अब ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? तो देखो, जीएसटी जो है ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 1 जुलाई 2017। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था। 1 जुलाई 2017 से आगे जीएसटी चालू हुआ। उसके पहले क्या था? उसके पहले टैक्स नहीं पे करते थे क्या हम? करते थे। तो कौन सा टैक्स पे करते थे उसके पहले?
वैट। करेक्ट। उसके पहले हम लोग कौन सा टैक्स पे करते थे? वैट। ओके, तो ये जो प्रोविजन है ये क्या कहना चाहता है कि एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे यहाँ पे क्या है? अपॉइंटेड डे मींस दिस डे, दिस 1 जुलाई, अपॉइंटेड डे। इस दिन से आगे जीएसटी शुरू हुआ ना, तो इस दिन को हम लोग अपॉइंटेड डे कहेंगे। और इस दिन के पहले जो भी पर्सन इसके पहले की एक्ट में रजिस्टर्ड था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक था मिस्टर, या मिस्टर ना यूज करते हुए मेसर्स ABC लिमिटेड या मिसर्स ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ओके, और 2017 से पहले ये कंपनी वैट के अंदर रजिस्टर्ड थी, इनके पास इनका वैट नंबर था। ओके, तो 1 जुलाई 2017 के आगे ऑटोमेटिकली ये कंपनी जो है ये जीएसटी में रजिस्टर मानी जाएगी। ओके, ये कंपनी ऑटोमेटिकली जीएसटी में रजिस्टर मानी जाएगी, यही ये पॉइंट कहता है। ओके, एवरी पर्सन who on the day of immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under existing law shall be liable to be registered under this act। उनको, ऐसे लोगों को, इनको टर्नओवर का भाग नहीं था। देखिए जब जीएसटी आया ना, जुलाई में जीएसटी शुरू होने वाला था, तो अप्रैल मई से ही जो वैट वाले लोग थे उनको गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया था कि आप कंपलसरीली, आप लोग जो है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होने वाले हैं, तो आपको अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफर करा लेना है। तो जब उस समय पे जो वेबसाइट थी, ओके, उस समय पे जो वेबसाइट थी वो थी महावैट, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो उस समय जो वेबसाइट थी वो थी mahavat.gov.in। अभी शायद बंदी हो गई होगी है, उसका कुछ नाम चेंज हो गया होगा, लेट अस सी, मैंने भी बहुत दिन से नहीं ट्राई किया। शायद थोड़ा सा नाम उनका चेंज हो गया है अभी वो हो गई है महा जीएसटी। ओके, पहले वो महावैट थी, लेकिन अब हो गई है वो, क्योंकि अब वैट ही नहीं रहा ना, तो अभी महा जीएसटी हो गई। तो पहले ये जो वेबसाइट था ये था mahavat.gov.in। इस पे आप जब रजिस्टर करते थे, यहाँ पे कहीं पे एक रजिस्टर का ऑप्शन आता था, लॉग इन फॉर ई सर्विसेज, ये जो है ना, यहाँ पे आपको आपके वैट के आईडी से रजिस्टर करना होता था और अपने आप को जीएसटी में ट्रांसफर कराना होता था। अपना जो यूजर नेम है, आपका जो रजिस्टर्ड यूजर है, आपका जो रजिस्टर्ड बिजनेस है, उसको आपको जीएसटी में कन्वर्ट कराना होता था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता था। जो भी लोग हैं जो पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको कंपलसरीली गवर्नमेंट ने क्या करने लगाया था, उनको कंपलसरीली जीएसटी के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। द पर्सन who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds license under the existing law shall be deemed to be, या shall be liable to be registered under this act। okay, तीसरा देखिए अभी, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, अब यहाँ पे ऑफ गुड्स लिखना रह गया है, आप याद रखिए इसको, ऑफ गुड्स है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप कोई गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कंपलसरीली रजिस्टर करवाना है। आपको आपका टर्नओवर को 40 लाख होगा उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस बात को रुकना नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट लिखा था, 40 लाख के ऊपर जाएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, अब देखो हम लोग कंपलसरी पे आ गए, मैंने कहा था ना कि कंपलसरी पे कौन से आते हैं, तो इंटरस्टेट, ठीक है, इंटरस्टेट। सपोज आपने 2 लाख रुपए के गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई में बेचे, ओके, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल पाओगे कि अभी तो ये 2 लाख के गुड्स बेचे, 40 लाख का टर्नओवर कहाँ अचीव हुआ है। ओके, आप ऐसा नहीं बोल पाओगे। जिस समय आपने 2 लाख के गुड्स बेच दिए, आपको अपने आप को इमीडिएटली जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी है, कंपलसरी बन जाता है। ओके, इज दिस क्लियर?
पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैट विंडो में किसी ने कुछ कहा है? ओके, नहीं, ठीक, नो क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज में कोई सप्लाई नहीं करते, या जिनका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होता, कभी कभी वो आके टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तो उनको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगेन मैंने कहा इसको भूल जाओ, ओके, डू नॉट गो फॉर दिस पॉइंट, अभी है ही नहीं क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बंद करके रखा है। Person who are required to deduct tax under section 51 whether or not separately registered under this act। अब ये जो पॉइंट है ना, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का पॉइंट है। ये पॉइंट में ई कॉमर्स और इन लोगों के साथ आपको समझाता हूँ, ओके, तो ये पॉइंट में एक साथ आपको समझाता हूँ। देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, पहले तो ये देखते हैं। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं जो सेक्शन 9 इंटू ब्रैकेट 5 के अंदर आते हैं। इसके पहले भी मैंने ऊपर भी ये डिस्कस किया था, आपको मैंने तब भी कहा था कि ये डिस्कशन जो है हम करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का, ओके। कुछ लोग इस सेक्शन के अंदर आते हैं और कुछ लोग इस सेक्शन के अंदर नहीं आते, कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इस सेक्शन के अंदर नहीं आते। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से लोग इस सेक्शन के अंदर आते हैं, सेक्शन 9 इंटू ब्रैकेट 5। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती है या लॉजिस्टिकल कंपनीज होती है, जो लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का काम करती है, ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, जैसे कि ओला हुआ या उबर हुआ, ओके, ये सब जो बिजनेसेस होते हैं ना, ये सेक्शन 9 इंटू ब्रैकेट 5 के अंदर आते हैं, ओके। और दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कौन से हुए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओके, अमेजॉन वगैरह जो है, वो सेक्शन 9 इंटू ब्रैकेट 5 के अंदर आने वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर्स नहीं है, ओके। अब ये क्यों फर्क ये क्यों हम लोग फर्क पड़ रहे हैं, ये भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। A person who is required to pay tax under subsection 5 of section 9, for example, e-commerce operator aggregator or other person who provides his supplies under the brand name Flipkart या Amazon, okay। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सेक्शन 9 इंटू ब्रैकेट 5 के अंदर के कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो आपको कंपलसरीली जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना है। मतलब ओला हुआ या उबर हुआ, उनको कंपलसरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। वैसे ही दूसरे जो लोग हो गए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, इनको भी कंपलसरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? दोनों 9.5 वालों को भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर करवाना है, 9.5 के अंदर जो नहीं है उनको भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर करवाना है। अब आप पूछोगे अगर सर सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप दो अलग अलग सेक्शन में क्यों पढ़ा रहे हो उसको, ओके, दो अलग अलग सेक्शन में क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओला का बिजनेस मॉडल कैसे होता है कि सपोज एक पर्सन है एक्स, उसके पास एक टैक्सी है, ओके, तो वो जब ओला के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाता है, और जब ओला के साथ वो रजिस्टर करवाता है, और वो सर्विसेज देने का काम कौन करता है? ये पर्सन करता है, ओके। और शेयरिंग कैसे होती है? ओला के साथ शेयरिंग होती है। सपोज कोई एक पर्सन है ए, उसको पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे जाना है, तो वो पर्सन इस टैक्सी में बैठ के वो जाएगा यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह। उसका जो भी पैसा लगेगा वो पैसा इस टैक्सी वाले को मिलेगा, उसमें से कुछ परसेंटेज ओला लेगी, और बाकी का किसके पास रहेगा? बाकी का पैसा किसके पास रहेगा? ये टैक्सी वाले के पास रहेगा। यहां पे ये टैक्सी वाले को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 9 इंटू ब्रैकेट 5 में सिर्फ जो ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स होते हैं उन्हीं को जीएसटी में रजिस्टर करवाना होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? ठीक है, ये जो टैक्सी वाला है इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
अगर आप कोई सपोज आपकी कोई मोबाइल की दुकान है, ओके, सपोज ABC करके आपकी मोबाइल की दुकान है और आप फ्लिपकार्ट की मदद से कस्टमर्स को ऑल ओवर इंडिया मोबाइल्स बेचते हो, तो यहां पे आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है और फ्लिपकार्ट अमेजॉन को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये Yes, ये sir. बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। 9(5) के अंदर जो टैक्सी वाले हो गए उनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं करवाना है, लेकिन दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की मदद से जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको कंपलसरी। फिर यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा टर्नओवर तो 40 लाख से नीचे है, मैं क्यों रजिस्ट्रेशन करवाऊं। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको कंपलसरीली जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये जितने भी पॉइंट है ये मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, ये आप पढ़ोगे तो वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं मेरे। ओके, और आपको अटेंडेंस भी देनी है, तो वी विल स्टॉप फॉर टुडे।